हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट हिमांशु तिवारी। काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर एक बैनामा पे वीडियो बनाई जाए। बैनामा क्या होता है? जनरली इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले लोगों को बैनामा नहीं समझ में आता है कि क्या होता है। जो गांव से और देहात से संबंध रखते हैं या फिर थोड़ा सा मेच्योर होते हैं, उन्हें चीज़ें पता होती हैं बैनामा क्या है, कैसे होता है। ठीक है, बैनामा जिसे आप सेल डीड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे आप सेल डीड के नाम से भी जानते हैं। कई जगह इसको विक्रय विलेख भी कहते हैं, विक्रय विलेख भी कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो वीडियो देखने चल रहे हैं इसमें बैनामा में क्या क्या जानकारी मौजूद होती है, ज़मीन का बैनामा कैसे किया जाता है, बैनामा लिखवाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, बैनामा की नकल ऑनलाइन निकलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, बैनामा की नकल ऑनलाइन कैसे निकाल दी जाती है, बैनामा कब तक मान्य रहता है, बैनामा की वैधता को प्रभावित करने वाले जो कुछ पॉइंट जो होते हैं कि बैनामा सही है गलत है, ये आप उसमें देख सकते हैं। और बैनामा खारिज कैसे होता है ये भी आप देख सकते हैं। बैनामा और बिक्री समझौता जो किया जाता है उसमें क्या अंतर होता है ये भी ज़रूरी है समझ लेना। जो एक सेल एग्रीमेंट लोग कर लेते हैं इसके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैनामा होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, बैनामा के बारे में कहा गया है कि यह वह लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से एक शख्स दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करता है। जो उसका मालिक है उसको मालिकाना हक उसमें लिख करके दे रहा है होता है। और इसे जो है कन्वेंस डीड भी कहते हैं और सेल डीड भी कहते हैं। बैनामा प्रॉपर्टी के लेन देन में अहम भूमिका निभाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए बैनामा जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो यह सर्टिफाइड करता है कि प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को ट्रांसफ़र हो चुका है। बैनामा बिक्री की पुष्टि करता है कि बेची गई है प्रॉपर्टी और साथ ही विक्रेता से खरीदार को प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, बैनामा की जो रजिस्ट्री है यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैनामा सेल डीड एक लिखवा दी गई, उसमें लिख दी गई सारी बातें, प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, आसपास में उसके दसों दिशाओं में क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, और चौहद्दी उसकी कहाँ से होती है, वो सारी चीज़ें लिख दी गई। लेकिन उसको रजिस्ट्री कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी रजिस्ट्री करवाना रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जा कर के गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ विटनेसेस रहते हैं, ठीक है, विटनेसेस रहते हैं, उनकी भी आईडी लगी रहती है। और जो एक सेल करने वाला पर्सन रहता है, एक परचेज करने वाला पर्सन रहता है, दोनों की भी आईडी लगी रहती है। ठीक है, और इस पे जो है रजिस्ट्रार साहब इसकी सेल डीडी को जांच पड़ताल करने के बाद रजिस्ट्री करते हैं। के साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस खत्म हो जाता है। जैसे रजिस्ट्री हो जाती है वैसे खरीदने वाला प्रोसेस तो खत्म हो गया। ठीक है, अभी आगे इसके हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज कितना इंपॉर्टेंट है ये भी जान लेना जरूरी होगा। तो कहा गया कि मालिकाना हक जो है यहाँ से प्रॉपर्टी प्रोसेस खत्म हो जाता है और बैनामे में क्रेता विक्रेता की पूरी जानकारी, संबंधित ज़मीन की जानकारी, गवाहों की जानकारी, स्टाम्प कितने का लगा है, नक्शा क्या है, जैसे डिटेल सभी शामिल होती हैं। ठीक है, अब आगे देखें हम लोग। तो कहा गया बैनामे में क्या क्या जानकारी मौजूद होती है या फिर कहें क्या क्या मौजूद होनी चाहिए। बैनामा इस बात का सबूत होता है कि ज़मीन बेचने वाले ने ज़मीन खरीदने वाले के नाम कर दी है। पहले तो ये जान लीजिए, बैनामा प्रॉपर्टी के लेन देन में ज़रूरी डॉक्यूमेंट, बैनामा में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जैसे प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी, ये प्रॉपर्टी कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए जो उस प्रॉपर्टी से संबंधित है। वो चाहे कोई प्लॉट हो, कोई फ्लैट हो, कोई आपने हाउस ले रखा है, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो। ठीक है, वो आप ज़रूर देखेंगे। विक्रेता और खरीदार की पूरी जानकारी होनी चाहिए उसमें, जैसे उनके नाम पता होने चाहिए, उम्र बिल्कुल क्लियर लिखी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, आज जैसी डिटेल मौजूद हो, और उस समय का जिक्र जितने समय में प्रॉपर्टी खरीदार को दी जाएगी ये ज़रूर लिखवा लेना चाहिए बैनामे में। कि आज मान लीजिए आपने कुछ टोकन अमाउंट दिया, उसके बाद आप बैनामा लिखवा रहे हैं,
बैनामा में ही आप ये लिखवा लीजिए कब आप इसको कब्जा इसका सौंप रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर लिखवा दीजिए। आगे प्रॉपर्टी पर कब्जा देने की असली तारीख ज़रूर आप लिखवाएंगे। उसके आगे आप लिखवाएंगे कि पेमेंट करने का तरीका क्या होगा। पेमेंट करने का तरीका आप ज़रूर इस मोड को लिखवा लें, और एडवांस में पेमेंट और बिक्री की पेमेंट कितनी आपने किया है ये लिखवा लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जानकारी लोगों को नहीं रहती है और लोगों को लगता है नहीं ये चीज़ें आवश्यक नहीं है लिखवाने में, तो वहाँ पे ये लोग लैग कर देते हैं। इनको लगता है एडवांस दिए थे वो तो उसी में हम काउंट कर लेंगे। नहीं, वो सारी बातें आप वहाँ पे ज़रूर लिखवाएं, और बिक्री की जो पेमेंट हो रही है वो भी उस बैनामे में ज़रूर लिखी होनी चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें तो कहा गया ज़मीन का बैनामा कैसे किया जाता है, ये पूछा गया। तो ज़मीन का बैनामा जो है तैयार करने के प्रोसेस के बारे में एक स्टेप से हम लोग अगर चलें तो सबसे पहले देखा जाए तो स्टाम्प पेपर तैयार करवाना पड़ता है, ठीक है। स्टाम्प पेपर सबसे पहले तैयार हो, जिस राज्य में हैं आप ज़मीन खरीदी या बेची जानी, उस राज्य के स्टाम्प एक्ट के अनुसार बिक्री नामा का ड्राफ्ट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाना है। अब यहाँ पे बात की गई जिस राज्य में आप हैं, क्योंकि हर जगह पे स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग लगती है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी जो है, स्टाम्प कर जो होता है वो अलग अलग स्पेसिफाई करेगा कितने प्रॉपर्टी पे कितने की प्रॉपर्टी है, सर्किल रेट क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे स्टाम्प पेपर लिया जाएगा, उसे तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। ये पहला काम हो जाता है। दूसरा क्या करेंगे आप, स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तों का होना, जो कंडीशन पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो चीज़ लिखी होनी चाहिए उसमें। स्टाम्प पेपर में बिक्री से जुड़े सभी नियम और शर्तें जानकारी होती है। वही इस डॉक्यूमेंट में नियम और शर्तों की जानकारी के अलावा बिक्री की रकम भी वहाँ लिखी रहती है, दोनों पक्षों की जानकारी उसी में लिखी रहती है। पेमेंट का तरीका, एडवांस पेमेंट, असली कागज़ सौंपने का जो समय होगा जो उनके पास रखा हुआ है, तारीख और प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है, ठीक है। आज सभी जानकारियाँ उसी स्टाम्प पेपर पे आप लिखवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी की जानकारी कर लेनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी जैसे प्लॉट का एरिया, प्लॉट की रकम, आईडी नंबर क्या है, कंस्ट्रक्शन की जानकारी, आज सभी चीज़ें उसमें मेंशन आपको कराना है। बयाना आप लोग जानते हैं कि जो आप बुकिंग अमाउंट देते हैं, बुकिंग अमाउंट जो आप देते हैं उसे कहते हैं, और उसको भी आपसे कितने में बेच रहे हैं उसी समय तय करना होता है, ठीक है। बिलों के भुगतान की जानकारी आप जरूर कर लें कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षों के बीच यह तय किया जाता है कि बिक्री नामा के निष्पादन से पूर्व विक्रेता द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी चार्ज आदि का पेमेंट किया गया है कि नहीं, या फिर उस पर कोई और कर या फिर भुगतान बचा है कि नहीं। पता लगे आपने किसी को, उसको कुछ लोग उसको गिरवी रख देते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको बंधक पे दिए रहते हैं, ठीक है, लाइसेंस किसी और के पास रहता है, तो ये सारी चीज़ें पता करवा लेना है। या फिर अब आप पता कैसे करवाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि साहब हम कहाँ जाएं पता करवाने के लिए, नहीं बता रहा है। तो जब आपसे वो मिलेगा उसी समय ये चीज़ें आप उससे उसी में लिखवा लीजिए कि अभी तक में ना ये किसी को अब बंधक दी गई है, ना ये किसी के पास गिरवी रखी गई है, ना इस पे कोई कर है, ना ही इसको हमने कहीं पे ले जाके किसी को सौंप के पैसे कुछ उधार लिए हैं। ये सारी चीज़ें आप उस पर लिखवा लेंगे तो आपकी जो है ये वाली हेडेक रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद दोनों गवाहों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाकर के बैनामा को जमा करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्री एक्ट के अनुसार बिक्री नामा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होता है, ठीक है। अब वहाँ पे ले जा करके आप रजिस्ट्री को अपने जमा करवा देंगे, जो बैनामा को आपने तैयार करवाया है अभी तक में। और जो सेल डीड राइटर होते हैं, बैनामा लेखक, वहाँ पे कुछ वकील ही होते हैं जो सेल डीड राइटर होते हैं, बैनामा के लेखक होते हैं, उन्हीं से जो आप बनवाएंगे पूरा सारी चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं, तो सभी चीज़ें उसमें बता देते हैं कि यहाँ पे सर्किल रेट क्या चल रहा है, कितना % किसको जाएगा, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो आपका सेल डीड कंप्लीट हो जाएगा, बैनामा कंप्लीट हो जाएगा, और आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के बैनामा को जमा कर देंगे, ठीक है। अब दोनों पक्षों को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है। दोनों पक्षों को असली डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित दर्ज करवानी होती है। यदि किसी भी वजह से खरीदार तय दिन पर ऑफिस नहीं पहुंचने में नाकाम रहता है तो वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर इस काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को, ये होता है जब आप
हिंदी पढ़ना छोड़ता है। सबॉर्डिनेट को आप जो है वो अपनी किसी को पावर डेलीगेट कर देता है, दे देता है, उसके बाद आकर के वो उसकी पावर को एक्सरसाइज करता है और आपकी रजिस्ट्री को वहाँ पे वो आगे पूरा करवाता है। ठीक है। अब उसके बाद बैनामा लिखवाते समय किन बातों पर ध्यान रखना होता है, जरूरी होता है, वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने छाट के अलग से रखा है। अब बैनामा लिखवाते समय कई ऐसी बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग अलग से लिख रखे हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ज़मीन की रजिस्ट्री जो होती है होने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं ये चीज़ें वहाँ पर क्लियर नहीं, जैसे चौहद्दी वहाँ से आप उनकी अलग करवाएंगे। जैसे चौहद्दी किसी भी अचल संपत्ति है, जैसे खेत है, प्लाट है, दुकान है, मकान है, ढाबा है, होटल है, मॉल है, तो इन सब की स्थिति में है तो साफ तौर पर वहाँ पे दिखाया जाता है कि कहाँ पे किसकी चौहद्दी लग रही है, कि पूर्व दिशा में ये चीज़ है, पश्चिम में ये, उत्तर में फला का मकान है, दक्षिण दिशा में ये है। ये सारी चीज़ें उस बैनामे में लिखवा लेनी होती है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखवाना, क्षेत्रफल देख लेना होता है कि क्या जितने हेक्टेयर की बात की जा रही है उतने हेक्टेयर है, ये लिखवा लेना जरूरी होता है कि आपको कितने हेक्टेयर का आप पैसा दे रहे हैं और कितना हेक्टेयर उसमें है, ये देख लेना जरूरी है। नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार बैनामा जो सेल डीड राइटर होते हैं वो आपका नाम ही गलत कर देते हैं, जैसे स्पेलिंग कई बार मिस्टेक हो जाती है। मान लीजिए राम लिखना है तो रामा लिखा गया। ठीक है। तो इस तरीके का अगर हो जा रहा है तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी। पिता के नाम में भी कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो जिसको पहचाना जाता है उसके सन ऑफ से ही किसी के नाम को अलग किया जाता है। जैसे राम नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन सन ऑफ जो अगर हो गया सिमिलर तो ये मान लिया जाता है उनके पुत्र है। ठीक है। तो इस वजह से पिता का नाम और जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ली जा रही है और जो दे रहे हैं दोनों के नाम में जरूर से ही उसको चेक करा करके लिखवाना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो मूल्यांकन है वो करवाना चाहिए। सर्किल रेट की हमने बात किया, वो सर्किल रेट जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस से या बैनामा लेकर से वहाँ के हर जगह से जान सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि बैनामे की जो नकल है वो ऑनलाइन कैसे निकलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होते हैं, कि अगर बैनामा मुझे ऑनलाइन निकलवाना है तो क्या क्या ज़रूरत होगी। ठीक है। एक एफिडेविट देना होता है कि हमें अपना बैनामा चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी उसकी चाहिए। ज़मीन की जो रजिस्ट्री आपने करवाई है उस टाइम पे वो आपकी रजिस्ट्री के पेपर होने चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट और फोटोकॉपी होनी चाहिए, और इंडेनिमिटी बॉन्ड अगर बना हुआ है तो वो चाहिए होता है। आपकी बैनामा ऑनलाइन निकलवाने के लिए सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। कैसे निकालें ये भी आप इसमें बता दिया गया है। ऑनलाइन निकालने का प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको अपने राज्य की प्रॉपर्टी डिटेल्स की आधिकारिक वेबसाइट जो भी होती है, जैसे अपने यहाँ भूलेख है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह पे बनी हुई है। इसके बाद होम पेज पर आपको कई ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन उसमें आप प्रॉपर्टी डिटेल्स के ऑप्शन में क्लिक करके आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। अगर आपके पास आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आईडी नहीं है तो भी आप सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आईडी क्या करनी होगी, लॉगिन करनी होगी, बनानी होगी, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। थर्ड आप देखेंगे लॉगिन आईडी बनाने के बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल आप करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको ज़मीन से संबंधित कुछ ज़रूरत जानकारी दर्ज करनी होगी। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको खोजें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते करते आपके सामने प्रॉपर्टी डिटेल्स आ जाएगी। आप इस डिटेल्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे बताई गई हैं चीज़ें, उसके साइट पे आप जा कर के कर सकते हैं और बैनामा की कॉपी निकाल सकते हैं। बैनामा कब तक मान्य होता है इसकी बात की गई, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, ये हमेशा जो है मान्य होता है। लेकिन अगर कहा जाए कोई कोर्ट इसको क्या करती है, लीगल प्रोसेस के तहत इसको रद्द कर देती है, तो अब ये बैनामा रद्द मान लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कब तक मान्य है, तो ये हमेशा मान्य रहता है। आगे देखें, यदि प्रॉपर्टी के बैनामे पर कोई व्यक्ति द्वारा कानूनी कार्यवाही करता है, कोर्ट इसे रद्द कर देती है, तो भी ये खत्म हो जाता है, इसको रद्द मान लिया जाता है। तो अदरवाइज ये बैनामा हमेशा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं बैनामा की वैधता को प्रभावित करने वाले कुछ पॉइंट्स की बात हमने किया था।
क्या होंगे। तो बैनामा में जो शामिल सभी जानकारी का वेरिफिकेशन करवा लेना इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आपने जानकारी दी उसकी वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। बैनामा में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर जो है, व्यक्तियों की पहचान, अधिकार जो है, अधिकार का यहाँ पे मतलब है आधार कार्ड से, ठीक है, वो आप देख लेंगे और बैनामा की रजिस्ट्री आप चेक कर लेंगे। तो इसकी वैधता अगर जाननी हो तो आप इतने पॉइंट्स अगर देख लेंगे कि जो लोग जो डिटेल दी गई है उसमें सारी चीज़ वेरीफाई आप करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनका बैनामा सही है, ठीक है। दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर देख लेंगे, नाम देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा। जो आईडी लगाए हैं वो देख लेंगे और जो रजिस्ट्री के पेपर्स हैं वो देख लेंगे तो आपको उसकी वैधता, लीगलिटी का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बैनामा कैसे खारिज होता है, ये कई लोगों का प्रश्न होता है कि बैनामा खारिजा का मुकदमा चल रहा होता है जिसे हम लोग सेल डीड कैंसिलेशन के नाम से जानते हैं, सेल डीड कैंसिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी रहती है, जितनी मालियत रखती है, उस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में ये चलाया जाता है। अब आपसी सहमति से भी बैनामा खारिज हो जाता है। बैनामा खारिज करने वाले जो पेपर होते हैं उसमें ज़मीन से जुड़ी सभी जानकारी पहले तो लिखवा दी, प्रॉपर्टी की डिटेल, खरीदार विक्रेता कौन है, डिटेल सभी आज लिखवा दी जाती है। तो जो दोनों पक्ष और संबंधित अधिकारी के बैनामा खारिज करने वाले पेपर पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। इसी के बाद बैनामा खारिज हो जाता है अगर दोनों लोग मिल करके आपसी सहमति से खारिज करवा रहे हैं तो। उसके बाद क्या होता है, अदालत के आदेश पर, जिस पे हमने बात किया, कब हो सकती है, दोनों पक्षों में से कोई एक अदालत में मुकदमा दायर कर दे, ठीक है। बैनामा रद्द करने के लिए मुकदमे में वैध कारण बताना जरूरी होता है कि किस लिए हम चाह रहे हैं कि ये बैनामा जो है गलत हुआ है और ये कैंसिल हो जाना चाहिए। अदालत सभी चीज़ों को जांच परख कर बैनामा खारिज करने का आदेश सुना सकती है। आदेश सुना सकती है जनरली होता क्या है, जो रजिस्टर्ड बैनामे होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड है, तो उनके लिए क्या होते हैं कि जनरली इसे खारिज नहीं किया जाता है। क्योंकि होता क्या है, एक रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने बैठ करके सारी चीज़ें प्रोसेस पूरी की गई होती हैं और बाद में ये आकर के कोई भी किसी भी कह सकते हैं कि वैमनस्य की वजह से वो आ जाते हैं। जैसे उसमें आप दिखा सकते हैं कुछ लोगों के दबाव में, जैसे इनसफिशिएंट अगर कंसिडरेशन है, प्रतिफल अपर्याप्त है, तो कुछ लोग इस पे भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बैनामा खारिज होने की उम्मीद बहुत कम होती है। वहाँ पे ये भी दिखाना होता है कि जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो बहुत कम पैसे में बेची गई है और जो व्यक्ति बेचा है उसको उस समय प्रॉपर्टी बेचने की ज़रा से भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वो अगर शो हो जाता है जो प्रॉपर्टी बेची गई दबाव में बहुत ज़्यादा बेची गई, इनको कोई आवश्यकता बेचने की थी ही नहीं, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करती है, बैनामे को रद्द करती है, खारिज करती है, अन्यथा नहीं करती है। हम लोगों ने बात किया था कि एक चीज़ देखेंगे कि बैनामा में और बिक्री समझौता में अंतर क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग बैनामा हुआ है, बिक्री समझौता हुआ है, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। बैनामा अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में के मालिकाना हक का वास्तविक ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। जैसे ही बैनामे के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं वो वास्तविक जो हक होता है वो दे देता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी में, यहाँ बिक्री वाले में क्या होता है, समझौते में मालिकाना हक के भविष्य के ट्रांसफ़र का वादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे समझौता हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। हम भविष्य में आपको ये फला प्रॉपर्टी देंगे, उसी समय आप जो है कुछ टोकन अमाउंट उनको देते हैं, कहते हैं ना कि ठीक है आप एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए, हम फला तारीख तक पैसा दे देंगे, आप फला तारीख तक इसका बैनामा कर देना। तो ये चीज़ होती है। बैनामा में एक चीज़ होता है और अंतर की दोनों पार्टियां जो है खरीदार और विक्रेता के बारे में उम्र, पता जैसी जानकारी मौजूद होती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो वो सारी शर्तें मौजूद रहती जिनके तहत प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाना है भविष्य में, ठीक है। प्रॉपर्टी के सारे अधिकार और हित नए मालिक के पास पहुंच जाते हैं, किसमें, जब आप बैनामा करा लेते हैं। लेकिन वही जगह अगर आप एग्रीमेंट करवाते हैं, खरीदार को कुछ शर्तें संतुष्टि के साथ प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार देता है कि अगर आप जो शर्तें इसमें लिखाई गई हैं वो शर्तें पूरी कर देते हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने का राइट मिल जाएगा, आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, और जबकि वहाँ पे आपको पूरा का पूरा मालिकाना हक मिल जाता है। बैनामा में एक चीज़ और होता है, एग्जीक्यूट कराना है
तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेज की पेमेंट भी करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं आपका बैनामा रजिस्टर्ड हो जाए, और तो रजिस्ट्री की जो फ़ीस होती है 1-2% जहाँ जितनी चलती है, स्टाम्प ड्यूटी कितनी है वो भी बतानी होती है। तमाम बार आप सुने होंगे स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मुकदमा चलता है, ठीक है, स्टाम्प चोरी का। तो स्टाम्प चोरी का मतलब ही यही होता है कि जो जितने प्रॉपर्टी खरीदी गई, जितने की प्रॉपर्टी वो थी, उतने वैल्यू का स्टाम्प उसके रजिस्ट्री में नहीं लगाया गया। अगर नहीं लगाया गया है तभी क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मुकदमा चलता है और उसको एज अ फाइन आपको देना पड़ता है, ठीक है। वहीं जगह अगर हम देखें तो एग्रीमेंट में नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर खरीदार विक्रेता एक साइन कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमारी आपकी ये समझौते की बात है, ठीक है। तो आप लोग जो है, मुझे उम्मीद है बैनामा के बारे में समझे होंगे, एग्रीमेंट के बारे में समझे होंगे, सेल डीड और इसमें एग्रीमेंट में अंतर क्या होता है आप ये समझे होंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप नंबर 9452822990 पे हमसे कर सकते हैं, और आप मेरी आईडी इंस्टाग्राम की वकील साहब 1997 आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।